नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अरिहंत पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप जानते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नरेशन का। नरेशन से पहले हमने लगभग काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, तो एक सीरीज के क्वेश्चंस और टाइप ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी हमने आपको दी है। आज हम उससे आगे के एक तरीके से कंपोनेंट को पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है नरेशन। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अकेला एक ऐसा सेशन जहां पर आप लगभग सारे क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो बेसिक के साथ सीखते चलते हैं। आज की क्लास में अगर हम बात करें तो नरेशन का टॉपिक जो होगा दो हिस्से में बांटा जाएगा। आज की क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे केवल और केवल बच्चा किसकी, केवल और केवल ग्रामर के रूल से संबंधित बात करेंगे। अगली क्लास में हम आपके साथ में इससे रिलेटेड ढेरों क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एटलीस्ट उसके बेसिक कंपोनेंट होंगे। और आप सभी जानते हैं कि लगभग हर एक एग्जाम के लिए नरेशन से इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। लगभग कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी एग्जाम उठा लो, नरेशन उसमें आता ही आता है, नरेशन उसमें आएगा ही। तो अब जब नरेशन की बात करते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको डेप्थ में पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत बेहद जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जरूरत कैसे पूरी होगी ये बात ध्यान देते हैं। जरूरत कैसे पूरी होगी ये बात ध्यान देते हैं। तो जरूरत पूरी तभी हो पाएगी जब आप उसके ध्यान से रूल्स आज आप हमारे साथ पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को, वीडियो को अंत तक हमारे साथ कनेक्ट होकर के देखिए, ताकि सभी प्रकार के नियमों में आपकी महारत हासिल हो जाए और आप कहीं भी ना अटके। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर हमारे पास में नरेशन का। तो बच्चा, नरेशन के बारे में जानने से पहले नरेशन को जान लीजिए, नरेशन होता क्या है। नरेशन शब्द की उत्पत्ति नैरेट से हुई है। नैर का मतलब होता है कुछ बोलकर बताना, किसी ऑलरेडी हुई हुई घटना को, जो ऑलरेडी घटना समाप्त हो चुकी है, पहले हो चुके, उस घटना का व्याख्यान करना ही नरेशन कहलाता है। अब ये नरेशन की जब बात की जाती है तो व्याख्यान जब आप करेंगे तो व्याख्यान करते समय आप कुछ बेसिक बेसिक चीजों का ख्याल रखेंगे, तो वही नरेशन होगा। उस नरेशन में जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा SON का, यानी कि आपको प्रोनाउन में परिवर्तन अगर करना है, यदि प्रोनाउन का परिवर्तन करना है तो SON वाले नियम में बदलाव आएगा। दूसरा नियम आएगा आपके पास में टेंसेज में परिवर्तन। अब टेंसेज में यानी कि कब प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है। तीसरा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा बच्चा एडवर्ब में परिवर्तन। तो एडवर्ब में परिवर्तन जब देखने को मिलेगा तो आपके पास में मोटे मोटे तौर पर 3 से 4 मेजर चेंजेस होंगे, जिसमें आप एक सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से एक नरेशन के डायरेक्ट स्पीच से उठा करके इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकते हैं, बिना किसी पेन के, बिना किसी हेडेक के। तो वो कैसे कैसे संभव है, वो चीजें कैसे कैसे पॉसिबल है, उनको आज आप हमारे साथ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, नरेशन की। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, तभी आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच हर उस स्पीच को कहते हैं जिसमें दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। इसमें आपके पास में स्पीकर है, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति है, और स्पीकर के बाद में आपके पास में लिसनर है। लिसनर का मतलब आप सभी जानते ही हैं, सुनने वाला व्यक्ति होना। जब दोनों व्यक्ति प्रेजेंट है और इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उस कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। उस कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। इन दो व्यक्तियों के बीच की कोई भी बातचीत हो रही, कोई भी अवधारणा हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। लेकिन लेकिन अभी थोड़ा परिवर्तन है, थोड़ा भेद है, ध्यान रखना। इन दोनों के बीच की जो कॉन्वर्सेशन जब चेंज हो जाएगी, इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन जब यही कॉन्वर्सेशन किसी थर्ड पार्टी को बताई जाएगी जो उस समय बात दोनों लोगों की कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट नहीं था, जब यही कॉन्वर्सेशन उठा करके किसी तीसरे व्यक्ति को बताई जाएगी जो दो लोगों की कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट नहीं था, तो वो बनेगी इनडायरेक्ट स्पीच, वो बनेगी इनडायरेक्ट स्पीच। याद रखना, डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच हर उस स्पीच को कहते हैं जिसके अंदर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बातचीत के दौरान एक मैसेज दूसरे को दे रहा है, और इन दोनों की कॉन्वर्सेशन में जब बात किसी तीसरे को बताई जाएगी तो बन जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच, बन जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। ये बात याद रखिएगा। डायरेक्ट में दो लोगों का आपस में बात करना, और इनडायरेक्ट में दोनों की हुई कॉन्वर्सेशन, इसकी और इसकी कॉन्वर्सेशन किसी तीसरे को पता चलना, तो वो बन जाएगा इनडायरेक्ट। जब आप प्रेजेंट से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो आप मेजर मेजर कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं। क्या ख्याल रखते हैं वो धीरे धीरे हम बताते चलेंगे। सबसे पहला ख्याल आपको एक एक चीज का समझना है, तो बेसिक
कंपोनेंट फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको बताया क्या होता है, सिंपल रूल है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट समझिए, फिर पीछे हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, ये है हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन। पहचान देख लीजिए, एग्जाम में जब भी आपके सामने डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट स्पीच की सबसे अच्छी पहचान होगी कि ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाएगा, यानी इसको लिखने के लिए आप आई वी जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। दूसरी पहचान क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट में होगा, यानी कि यदि कोई स्पीच प्रेजेंट टेंस में है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो वो बन जाएगी आपकी क्या, डायरेक्ट स्पीच। यही स्पीच अगर फ्यूचर टेंस में है तो भी ये बन जाएगी आपकी डायरेक्ट स्पीच। चलो जी, यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो बन गई डायरेक्ट, फ्यूचर टेंस है तो भी बन गई डायरेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये डायरेक्ट स्पीच बन गई। ये पहली पहचान है, छोटी सी पहचान, हर जगह लागू नहीं होती, ज्यादातर लागू होती है। अब जब दोनों के बीच में बातचीत हो गई तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब दोनों के अंदर एक बात ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आपको किसी वाक्य में पता चलता है कि एक व्यक्ति बोल रहा है, ये स्पीकर है, और स्पीकर बोल रहा है लिसनर से, स्पीकर बोल रहा है लिसनर से, जब वाक्य में आपको पता चलता है किसी सेंटेंस को देखकर कि ये व्यक्ति बोल रहा है रवि सैड, सुनने वाला है या नहीं है, इस हिस्से को बोला जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। इस हिस्से को बोला जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। पहली पहचान हो जाएगी आपके पास में, यदि आपको किसी वाक्य से पता चलता है कि कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है, जिस वाक्य में इन दो शब्दों की जानकारी यदि आपको मिल जाती है तो उस हिस्से को बोला जाता है रिपोर्टेड वर्ब। याद रखिएगा। और दोनों में आपस में क्या वार्तालाप हो रही है, तो इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा जाता है इसको लिखा जाएगा बच्चा रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आप जान गए होंगे। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो किताबों में भी आर एस का मतलब हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, आरवी का मतलब हो जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। यहां पे पहला कंपोनेंट आपका पूरा हो जाएगा। अब मैंने आपके दिमाग में आएगा कि इसे जान के क्या फायदा मिलेगा, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। तो फायदा जानना है और क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए फिर से आपको पीछे एक रूल को पढ़ना पड़ेगा। पीछे एक रूल को पढ़ना पड़ेगा और रूल है आपके पास में प्रोनाउन का रूल, जिसे हम कहते हैं SON। ये प्रोनाउन का रूल है, प्रोनाउन का रूल है SON। एस का अर्थ होता है बच्चा किसी वाक्य में बोलने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है उसे हम स्पीकर कहते हैं, इसे हम सब्जेक्ट यानी एस से सब्जेक्ट भी कहते हैं। बोलने वाला व्यक्ति सदैव अपने लिए आई और वी का प्रयोग करता है। आई और वी को आप जानते होंगे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बच्चा ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। जब स्पीकर बोल रहा है तो कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना जो आपको सुने, तो सुनने वाले व्यक्ति को ऑब्जेक्ट या लिसनर कहा जाता है, और सुनने वाले के लिए सदैव यू का ही प्रयोग होगा, यू का ही प्रयोग होगा यदि कोई व्यक्ति सुन रहा है। और तीसरा पर्सन आता है हमारे पास में नो चेंज, तीसरा पर्सन आता है हमारे पास में नो चेंज। नो चेंज का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली बोलते समय थर्ड पर्सन की बात करे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंज का मतलब कोई परिवर्तन नहीं। कौन कौन से शब्द आएंगे नो चेंज वाले, जैसे ही, शी, इट, या कोई भी नाम आ जाए या फिर इसकी जगह पर दे आ जाए। तो ऐसे में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये बन जाएगा हमारा कौन सा पार्ट, नो चेंज। ये पहला रूल है। आपको टोटल 5 रूल पढ़ाए जाएंगे, ये पहला रूल है। अब पहला रूल है तो इस रूल के आधार पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। रवि ने बोला, रवि सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गिव यू अ पेन। अब रवि सैड का सैड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट क्यों आएगा, ये रूल नंबर 2 नहीं है, रूल नंबर 4 है ये, दैट क्यों आएगा। लेकिन अब आपने नोटिस किया यहाँ पे आई आ गया। अब आई है तो आई को समझना है किसमें परिवर्तन करेंगे, तो आई को परिवर्तन किया जाएगा बच्चा स्पीकर में।
आई को बदला जाएगा स्पीकर में। जब भी आपके पास में इन्वर्टेड कॉमास के बाद में कोई सर्वनाम आ जाए, इन्वर्टेड कॉमास के बाद में कोई भी सर्वनाम यानी प्रोनाउन आ जाए, चिंता फ्री हो करके आपने कुछ नहीं देखना, इस टेबल पर आ जाना है। आई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आ गए आप, आई को बदलना स्पीकर में। अब स्पीकर है रवि, अब देखना है रवि लड़का है तो ही आ जाएगा, लड़की है तो शी आ जाएगा। तो यहाँ पर ही आ गया, विल का वुड, नरेशन पास्ट टेंस में होता है। यू किस में बदल रहा है? लिसनर में बदल रहा है। लिसनर यहाँ पे कौन है? कोई भी व्यक्ति जो बोलने वाला हो या सुनने वाला हो। तो सुनने वाला लिखा है यू, तो यू यानी मैं, यू मतलब मैं। ही वुड गिव मी अ पेन, ही वुड गिव मी अ पेन, वो मुझे एक पेन देगा। तो ऐसे में सेंटेंस जब भी आएगा तो पहला परिवर्तन आप जो बदलेंगे वो बदलेंगे SON वाले नियम के आधार पर, SON वाले नियम के आधार पर। अब ये SON के नियम को समझना है तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर दिए गए वाक्य में आई का प्रयोग है तो आई का संबंध वाचक माई से बनेगा, माई के बाद में मी बन जाएगा और मी के बाद माई सेल्फ बन जाएगा, वो छोड़ देते हैं, वो सर्वनाम में हम बता चुके हैं। वी से अगर बात करते हैं तो वी से बनता है आवर और तीसरा बनता है अस। ऐसे ही बच्चा यू से बनता है योर और यू से योर के बाद में यू ही बनता है इसका ऑब्जेक्टिव केस। ये बच्चा सब्जेक्ट है, ये पोजेशन है यानी संबंध है, ये एडजेक्टिव है, ये याद रखिएगा, पढ़ा रखा है ये हमने, पॉजेसिव है, और ये हमारे पास में सर्वनाम है और सर्वनाम में भी ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब ऐसे ही बच्चा अगर आपके सामने कहीं लिखा आ जाए दे तो दे से बन जाएगा देयर और देयर के बाद बनेगा बच्चा देम। ऐसे ही से सभी जानते हैं हिज बनता है और हिम बनता है। ये टेबल लिखवानी ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो थोड़े से गांव से संबंधित होंगे और उनको इनके कंपोनेंट्स नहीं पता होंगे। तो जब कंपोनेंट्स नहीं पता होंगे तो कंपोनेंट जानने के लिए ये प्रोनाउन का रूल जानना ज़रूरी है, ये प्रोनाउन का रूल जानना ज़रूरी है। तो अभी हमने दो पार्ट पढ़े। पहला पार्ट पढ़ा SON वाला नियम, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा कौन सा नियम? SON के नियम के बाद में हमने पढ़ा कौन सा? दूसरा नियम हमने पढ़ा यहाँ पे कौन सा? जो हमारे पास IVU देखा है। अब मैंने एक सेंटेंस बोला, यहाँ पे सेंटेंस क्या बोला मैंने? देखिए सेंटेंस है द स्टूडेंट said to him या said to her, यानी एक विद्यार्थी ने किसी लड़की से बोला, एक विद्यार्थी ने एक लड़की से बोला you will not go there now। एक विद्यार्थी ने एक लड़की से बोला कि तुम वहां पर नहीं जाओगे, तुम वहां पर नहीं जाओगे। होपफुली वो उसका ऑब्वियसली कोई जानकार होगा जिसने उस लड़की को बोला कि तुम वहां नहीं जाओगे भाई। अब सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, अब एग्जाम में जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो बेसिक 3 परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन में पहला परिवर्तन क्या है बच्चा? द स्टूडेंट में सब्जेक्ट है, स्पीकर है, कोई चेंज नहीं आएगा। सैड टू की यदि बात आएगी तो सैड टू को बदलेंगे, किस में बदलेंगे? टोल्ड में। सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में। द स्टूडेंट टोल्ड हर। अब सैड टू की जगह टोल्ड क्यों हुआ वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी इन्वर्टेड कॉमास को हटा के बच्चा लगेगा दैट। अब स्टूडेंट लड़की से कह रहा है तुम वहां पर नहीं जाओगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू, तो बच्चा यू के लिए फिर से आ जाइए इस वाले स्ट्रक्चर पे। यू को बदलेंगे लिसनर में, यू को बदलेंगे लिसनर में। अब जब हम उस नियम पे आए तो यू किस में बदला है? यू बदला है आपका ऑब्जेक्ट में, यू बदला है ऑब्जेक्ट में, लिसनर में। लिसनर में आपके पास में हर है तो हर को बदलेंगे सब्जेक्टिव केस के शी में। देखो कभी भूल जाओ तो देखो ये लिखा, यहाँ पे हर लिखा है, इसको बदल देंगे शी में। तो शी में बदलेंगे तो शी आ जाएगा यहाँ पे दैट शी। अब यहाँ पे द स्टूडेंट टोल्ड हर दैट शी, विल का आप जानते हैं नरेशन में वुड हो जाता है, ये रूल मैं अभी लिख रहा हूँ। वुड के बाद नॉट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गो के बाद देयर, नाउ का हो जाएगा देन, नाउ का हो जाएगा देन। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको वो बेसिक कंपोनेंट्स फोकस करने हैं जिन कंपोनेंट्स के आधार पर आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो SON का नियम पूरा होता है इसी बात पर, और इसी बात पर ये जो दूसरा नियम है ये भी पूरा हो जाता है, ये भी पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अभी हमारे पास बहुत सारे रूल बाकी हैं। अब यहाँ पर वही रूल है जैसे मैंने अभी बताया, ये प्रोनाउन वाला रूल जो लिखा है ही सैड, रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे इसको बच्चा,
ये वाला हिस्सा कहलाएगा रिपोर्टेड वर्ब। ही हो जाएगा सब्जेक्ट, इसमें लिसनर नहीं है। कहता है आई लिव इन दिल्ली, कहता है आई लिव इन दिल्ली, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बना, ही सैड में कोई परिवर्तन नहीं है। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमाज यदि सामने आता है आप इसको हटा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमाज यदि आता है आप इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई है तो SON वाला नियम पढ़ाया, उसके अंदर आई बदलता है स्पीकर में। अब स्पीकर है ही, तो ही का ही आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में बदल जाएगी और बाकी सवाल सेम हो जाएगा। ऐसे ही जितने क्वेश्चन आएंगे आपको परिवर्तन करना होगा। जैसे दे सैड की बात आती है, वी लव इंडिया, कहता है हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो ये क्या है, ये रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब आप जानते हैं जिसमें आपको जानकारी मिले कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है। अब दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगला वर्ड आया दैट, दैट के बाद वी लव इंडिया, तो वी कौन यानी ये, तो ये अगर आ गया तो वी को हमने बदला सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या आ गया दे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदल देते हैं। अब तक हमने पढ़ा SON का नियम। अब हम बच्चे पढ़ेंगे टेंसेस के नियम। अब ये टेंसेस के नियम दो बातों पर आधारित होंगे, बच्चा याद रखना, दो बातों पर आधारित होंगे बच्चे, याद रखना। क्या याद रखना है आपको, याद रखना है ये दो बातें कौन सी है, पहले में रूल कहां कहां बदला जाता है, दूसरा है रूल कहां कहां फ्लॉप हो जाता है, कहां कहां ये रूल कारगर नहीं होता। हालांकि बहुत सारे टीचर जब बच्चे को पढ़ाते तो कह दे कि ये एक्सेप्शनल है, बच्चे क्या कह देते हैं, टीचर क्या कह देते हैं, ये एक्सेप्शनल है, बट ये एक्सेप्शनल कोई कंडीशन नहीं है, एक्सेप्शनल कोई कंडीशन नहीं है, ये एक सिंपल सा रूल है जो आपको बनाना है। तो क्या कंडीशन है एक बार देखते हैं, चलिए जरा एक बार देखते हैं, चलिए। क्योंकि पेपर में जब सवाल आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच को बदलना है इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना है। ठीक है जी, अब देखते हैं आप कैसा पॉइंट है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि पेपर में आएगी तो आप उसे इनडायरेक्ट में सेकंड में बदल देंगे। ठीक है भाई, यदि यहीं पर ही डू और डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई बच्चा तो कुछ नहीं करना है, डू डज से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी सेकंड में बदल देंगे। लेकिन अगर डू डज के साथ में यदि आपको नॉट दिख जाता है, नॉट दिख जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो डू डज का पास्ट हो जाएगा इस बार डेड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही क्वेश्चन में यदि हमारे पास में इज एम आर आ जाता है बच्चा तो उसको बदलेंगे वॉज और वर में। अगर क्वेश्चन में ही हैज और हैव आ जाए तो बदल देंगे उसको हार्ड में। तो यहां पर खत्म हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट रूल, प्रेजेंट टेंस का पूरा रूल। अब केवल प्रेजेंट टेंस तो आना नहीं है, केवल प्रेजेंट टेंस तो आना नहीं है, तो पास्ट भी पूछा जाएगा। चलो जी पास्ट देखते हैं बच्चा। यदि पेपर में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो उसे बदलेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर पेपर में वॉज वर के साथ आईएनजी आ गया, वॉज वर के साथ आईएनजी आ गया, वॉज गोइंग वर गोइंग, तो आपने क्या करना है, हैड के साथ में बीन लगा देना है, और हैड बीन के साथ में आईएनजी तो लगेगा ही, हैड बीन के साथ तो आईएनजी लगेगा ही। अच्छा क्वेश्चन में यदि हैड आ जाए तो नो चेंज, क्वेश्चन में यदि हैड आ जाए तो नो चेंज। अगर क्वेश्चन में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि कोई खास नियम नहीं है, पास्ट में कोई भी रूल आ जाए सबको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दो, कुछ नहीं करना, जो भी नियम आ रहा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी नियम आ रहा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, ऐसे में आसानी से काम बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो बच्चा अभी हमारे पास काफी सारी चीजें बाकी हैं, काफी सारी चीजें बाकी हैं। जैसे पेपर में यदि मेरे दोस्तों के सामने विल और शेल का प्रयोग हो जाए, विल और शेल का, तो बच्चा 90% वुड का इस्तेमाल होता है। शुड तभी आएगा दोस्तों, शुड तब आएगा जब मेरे भाइयों को एडवाइस दिखाई देगा, एडवाइस दिखाई देगा। शुड कब आएगा, जब एडवाइस, सपोज करो किसी वाक्य में शुड का यूज नहीं किया है क्योंकि एडवाइस नहीं है, लेकिन डायरेक्ट में शेल आ गया, तो बच्चा क्या करता है, गलती कर देता है, गलती करके वहां पे शुड का प्रयोग कर देता है, एडवाइस नहीं होती, तो ऐसे में उत्तर गलत हो जाता है, स्कोर कट जाता है। अब स्कोर से बचना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चा मे का माइट हो जाएगा,
मे का माइट हो जाता है, आपको पता होगा कैन का कुड हो जाता है। यहां पर ये रूल खत्म हो जाता है, यहाँ पे ये रूल खत्म हो जाता है। अब ये दो परिस्थितियों में रूल फेल हो जाता है। 90% तो हमने पीछे आपने देखा कि लव का लव्ड कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म कर दिया, हमने सिंपल रूल किया, कोई चेंजेस नहीं करे। लेकिन अब यहाँ पे दो जगह ये रूल फेल हो जाता है, लिख लेना कभी। यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल फैक्ट यदि होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ अगर दे रखा हो किसी वाक्य में, या फिर जनरल फैक्ट दे रखा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जनरल फैक्ट हो, तो नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंसेस, यानी टेंसेस में परिवर्तन नहीं होगा। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जनरल फैक्ट क्या होता है? तो बच्चा यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे ही जनरल फैक्ट की बात करते हैं तो पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है, ये जनरल फैक्ट है। तो ऐसी परिस्थिति में यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल फैक्ट जो होते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ये बात ध्यान रखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में ही अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट भी देखते हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब, अभी हमने सबसे पहला ही पॉइंट बताया था रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है बच्चा, यदि रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, यदि रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में है, यदि रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड वर्ब अगर फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में है तो नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आपके सामने कुछ इस प्रकार का नियम आता है, यदि कोई भी नियम इस प्रकार का आता है, तो याद रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अब चलो हम इतना समझ गए कि भाई कोई चेंज नहीं होगा, मान गए, एग्री करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सवाल के पॉइंट की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सेंटेंस कहता है ही सैड आई विल बाय अ बुक टुमारो, तो ही सैड हो गया रिपोर्टेड वर्ब, ही सैड हो गया रिपोर्टेड वर्ब। अब रिपोर्टेड वर्ब की बात तो हो गई, चलो ही सैड हो गया, हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब हो गया। अब ही सैड का कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में आई है, आई SON वाला रूल लगेगा, यानी आई जाएगा सब्जेक्ट में, पहला वाला टेबल, तो आई को बदलेंगे दैट के बाद में, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट लग गया, दैट के बाद आई बदला ही में, विल का पास्ट अभी हमने क्या बताया, वुड होगा, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टुमारो तो एडवर्ब है, एडवर्ब है, वो बाद में बताएंगे, रूल नंबर लास्ट यानी थर्ड में। तो टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, जैसे हमने कहा हेयर का होता है देयर, दिस का होता है दैट, टुडे का होता है दैट डे, टुनाइट का होता है दैट नाइट, यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे, टुमारो का होगा द फॉलोइंग डे। ऐसे ढेरों वर्ड बनेंगे, ऐसे ढेरों वर्ड बनेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे एडवर्ब का टाइम की तरह। तो ये वर्ड याद रखना। अगला सवाल है हमारे पास, शी सैड आई एम हैप्पी नाउ, तो वही बन जाएगा शी सैड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया क्या दैट, आई बदलेगा स्पीकर में, स्पीकर कौन है, शी, तो शी अपने लिए आई का इस्तेमाल करती है, तो शी वॉज हैप्पी, नाउ का देन। ऐसे ही ये नीचे वाला क्वेश्चन बनेगा, ये हाइड हो गया, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये वो रूल है जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया। क्या रूल है, टुडे का हो जाएगा दैट डे या द सेम डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द डे बिफोर यस्टरडे या द डे बिफोर या प्रीवियस डे। तो ये एक टेबल है, ये आपको PDF मिल जाएगा, इसे एक बार घर पे पढ़ लेना, बहुत आसान है। इसमें नाउ का देन, एगो का बिफोर, हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, कम का गो, ये एक पूरी लिस्ट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने अभी नाउ लिखवाया पीछे के क्वेश्चन में, तो नाउ का रिवर्स में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़िएगा जरा, देन का प्रयोग किया। तो ऐसे कंपोनेंट जब आते हैं तो बच्चे को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये जो कंपोनेंट बहुत इजीली मक्खन की तरह सॉल्व होते जाते हैं। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है भाई, ये वही रूल अब रिपीट हो रहा है, कहता है दिस मॉर्निंग रवि सेड आई शैल लीव फॉर चेन्नई इन इवनिंग टुडे। आज सुबह रवि कहता है कि मैं चेन्नई निकल जाऊंगा आज शाम को, आज शाम को चेन्नई निकल जाऊंगा। कोई बात नहीं, सवाल को फिर से ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा क्या कहता है। पहली बात, रिपोर्टेड वर्ब में आए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड वर्ब में अगर समय है तो दिस का दैट नहीं करेंगे, आई रिपीट दिस का दैट नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टेड वर्ब में कोई वर्ड है तो
रिपोर्टेड वर्ब में कोई वर्ड है तो दिस का दैट नहीं करेंगे, ये सेम रहेगा। आई शैल लीव फॉर चेन्नई इन द इवनिंग टुडे, कहता है मैं चेन्नई के लिए आज शाम को निकल जाऊंगा, मैं चेन्नई के लिए आज शाम को निकल जाऊंगा। तो सेंटेंस को फिर से ध्यान दीजिएगा, आई शैल लीव फॉर चेन्नई, शैल लीव फॉर चेन्नई इन द इवनिंग, स्टार्टिंग के रिपोर्टेड वर्ब में कोई बदलाव नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में सारे बदलाव। तो दिस मॉर्निंग सेम आ जाएगा, रवि सैड सेम आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया दैट आ जाएगा। ही वुड लीव फॉर चेन्नई, आई का बन जाएगा क्या, स्पीकर यानी रवि, रवि का किया ही, शैल विल का वुड, लीव फॉर चेन्नई में कोई चेंज नहीं, टुडे का द इवनिंग या इन द इवनिंग टुडे, टुडे का दैट डे होना चाहिए, लेकिन इन द इवनिंग लिखा है ना और यहाँ पे दिस मॉर्निंग लिखा है, तो हम इसमें परिवर्तन करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको नहीं छेड़ेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब आता है अगला कंपोनेंट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल के साथ, अगला कंपोनेंट आता है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में अगला कंपोनेंट आता है। अब इस कंपोनेंट को यदि समझना है बच्चा तो एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है बच्चा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि केवल ये बेसिक रूल है, बेसिक रूल के अंदर एक रूल और भी होता है कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑब्जेक्टिव। सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन तभी होगा जब आप उस परिवर्तन के लिए, जब आप उस परिवर्तन के लिए अडिग रहेंगे, आप उस परिवर्तन को अच्छे से देखेंगे, आप उस परिवर्तन को अच्छे से देखेंगे तो ही ये परिवर्तन पॉसिबल है, अन्यथा ये परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे पॉसिबल है भाई। पहले सवाल देखा और हमने हेडलाइन बना ली मेन मेन चीजों की ताकि हमें पता रहे। पहले क्या था, माय फादर सेड टू मी, माय फादर यहाँ पे स्पीकर है, मी यहाँ पे लिसनर है, ठीक है जी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कहता है इफ आई हैडंट ट्रस्ट माय पेशेंट, ट्रस्ट माय पीपल, कहता है आई कौन, माय फादर यानी हर जगह ही का प्रयोग होगा, ये बात याद रखना। इफ आई हैड नॉट ट्रस्ट माय पीपल देन आई डू नॉट वांट टू बी डूइंग दिस, कहता है कि अगर मैं अपने लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता तो मैं ये काम नहीं कर सकता। अब इस सेंटेंस को देखना है, अब इस सेंटेंस को देखना, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डू नॉट का आंसर पकड़ लीजिए और जहां पे डू नॉट का डिड नॉट है उसको रोके रखिए और जिसमें डिड नॉट नहीं है उसको हटा दीजिए, यानी डिड नॉट सबके पास में। फिर आगे चला तो आगे चलने के बाद हमें पता चला कि दिस का दैट होना चाहिए, यहां भी दैट है, यहां भी दैट है, यहां भी दैट है, लेकिन यहां पे बच्चा ये जो एक एग्जाम्पल हिडन है ना, क्योंकि इसके आगे दिस है तो इसको काट देंगे, एक ऑप्शन कट गया हमारा, एक ऑप्शन इस तरीके से कट गया। अब धीरे धीरे फिर से देखते हैं, सवाल को ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा तभी काम बनेगा। अब सवाल आता है हमारे पास क्या है, माय फादर वंस टोल्ड मी, सबकी जगह टोल्ड आ रहा है, ठीक है जी, 3 ऑप्शन है। अब यहाँ पे सेंटेंस में तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे देखिए टोल्ड एक आ गया, चलो जी, टोल्ड मी, देखो मेरे पिता ने मुझसे बोला, मेरे पिता ने मुझसे बोला, और रिपोर्टेड वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। रिपोर्टेड वर्ब वाले हिस्से में केवल सैड टू को बदलते हैं टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमास से पहले केवल अगर कुछ आ रहा है तो सैड टू को बदलेंगे, अगर सैड टू है तो बदला जाएगा, क्या बदला जाएगा बच्चा, सैड टू बदला जाएगा टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमास में अगर क्वेश्चन है तो आस्क में बदला जाएगा, अगर एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम्ड बदला जाएगा। तो ये परिवर्तन तभी होंगे जब आगे वाले सेंटेंस को आप अच्छे से पहचान लेंगे, तो सेंटेंस पहचानने के लिए देखना जरूरी है। अब आगे फिर से बढ़ते हैं, अब आगे फिर से बढ़ते हैं, तो पहला 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब कहता है इफ आई हैड नॉट ट्रस्ट माय पीपल, अब हैड नॉट को उन्होंने दोनों ही उत्तरों में कुड नॉट कर रखा है, तो हम बदलाव नहीं कर सकते, कोई एक तो ठीक करना पड़ेगा, इसलिए इन दोनों में छेड़खानी नहीं कर सकते। अब कहता है ट्रस्ट, ट्रस्ट में ही का हिज होगा क्योंकि आई से बना माई, तो यहां पर नोटिस कीजिए इन्होंने आई का SON वाला रूल अप्लाई नहीं किया, तो रूल अप्लाई नहीं किया तो सी ऑप्शन कट जाएगा और बी बॉम्बे आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी बॉम्बे आंसर सही हो जाएगा। नरेशन को पढ़ने के लिए एलिमिनेशन के रूल्स पे चलना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, एलिमिनेशन के रूल अगर देखोगे तो ऑटोमेटिकली काम बन जाएगा, इसीलिए ये कंपोनेंट बताए गए थे कि कौन कौन सी चीजें देखनी है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आता है वही वाला रूल, मैंने कहा यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन टेंसेस का नहीं होगा। ही सेज, तो सेज का सेज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा दिया, आई बदलेगा लिसनर में, लिसनर है स्पीकर है, स्पीकर हमारे पास लड़का है ही,
इजमार्क में कोई चेंज नहीं, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड वर्ब यदि फ्यूचर टेंस में है तो कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे ही मैंने कहा था यदि यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा है, जनरल फैक्ट दे रखा है, तो भी टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज आएगा। तो ये दो एग्जाम्पल मैं पहले बता चुका हूं, ये एग्जाम्पल पहले बता चुका हूं। यदि रिपोर्टेड वर्ब है तो चेंज नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच है तो भी चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, डायरेक्ट स्पीच का देखते हैं भाई। डायरेक्ट स्पीच का सवाल है, एक और सवाल है भाई, ही सेड टू मी हाउ आर यू। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, ही सेड टू मी हाउ आर यू। वो सवाल पूछता है कि आप कैसे हैं। अब सेड टू को बदला किसमें, आस्क में, एक चेंज देखिएगा। ही आस्क मी, याद रखना असर्टिव के वाक्य होंगे, यानी जिन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता होगा कि जानकारी दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इंफॉर्मेशन जिन वाक्यों में दी जाती है वहां पर इंफॉर्मेशन को हटा करके हम सैड को हटा करके आस्क का यूज करते हैं। असर्टिव वाक्यों में सैड को हटा के टोल्ड लगाते हैं, इंटरोगेटिव में आस्क लगाते हैं, इंपैरेटिव में बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। तो धीरे धीरे सारी चीजें बताते चलेंगे। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल देखते हैं फिर से। कहता है she said to me you broke the plate didn't you। कहता है तुमने प्लेट तोड़ी है ना वाला सवाल है, यानी कि क्या तुमने तोड़ी है या नहीं तोड़ी है सवाल है। तो सेड टू का हो गया आस्क, क्योंकि सवाल है तो इन्वर्टेड कॉमा में इस बार दैट नहीं आएगा। यू बदलेगा लिसनर में, यू किस में बदलेगा, लिसनर में। लिसनर में मी है तो मी का सब्जेक्टिव हो जाएगा बच्चा आई। ब्रोक यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और रूल हमने पढ़ाया था, जिसको ना पता हो एक बार लिखते चलिएगा पीछे वाले रूल्स को। तो हैड प्लस V3 आ जाएगा, तो हैड ब्रोकन द प्लेट, इफ आई हैड ब्रोकन द प्लेट में सवाल आ जाएगा। कायदे से जब है ना वाला क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पे वेदर का प्रयोग करना चाहिए, कायदे से वेदर का प्रयोग करना चाहिए, पर इफ भी गलत नहीं है, इफ भी गलत नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक और सवाल लेकर आए हैं आप सभी के सामने, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द पीपल, प्राइम मिनिस्टर कहता है माय डियर कंट्रीमैन, कहता है मेरे देशवासियों, माय डियर कंट्रीमैन मतलब देशवासियों। तो यहां पर याद रखना माय डियर कंट्रीमैन बोलकर वो विद्यार्थियों को, लोगों को, मेरे दोस्तों क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है। क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है। और जब किसी वाक्य में वो संबोधन कर रहा है, संबोधित कर रहा है, तो याद रखना संबोधन के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए कि वो जनता को एड्रेस कर रहा है। याद रखना वी हैव टू शो यूनिटी इन दिस आवर ऑफ वॉर। कहता है मुसीबत के समय हमें केवल और केवल क्या दिखानी पड़ेगी, हमें केवल और केवल दिखानी पड़ेगी अपनी एकता, अखंडता दिखाएंगे, एकता दिखाएंगे तो ही हम जीत पाएंगे, अन्यथा नहीं जीत पाएंगे। तो ही हम जीत पाएंगे, अन्यथा नहीं जीत पाएंगे। कहता है मेरे देश के लोगों, मुझे केवल और केवल क्या दिखानी है, एकता दिखानी है, एकता दिखाएंगे तो ही जीत पाएंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे क्या कहता है, सैड टू द पीपल में लोगों को क्या कह रहा है, माय डियर पीपल। तो यहां ध्यान रखिएगा एड्रेस कर रहा है जनता को, क्या कह रहा है, एज हिज डियर कंट्रीमैन, एज हिज डियर कंट्रीमैन, एड्रेस द पीपल एज हिज डियर कंट्रीमैन। और क्या कहता है, और बोलता है एंड सेड, यानी कि यहाँ पे माय डियर मैन तक यहाँ पे खत्म हो गया, कॉमा है, कॉमा को हटा के हमने क्या लगाया, एंड सैड, और बोला दैट के बाद दे हैव का क्या हो गया, हैड, दे हैड टू शो यूनिटी इन दैट आर, दिस का दैट आर ऑफ वॉर। ये वही बेसिक रूल है बच्चा। आपको पता है जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड से कम का समय लेंगे, और पेपर में सपोज करो इससे संबंधित 5, 7, 8, 9 क्वेश्चन आ गए, 5, 7, 8, 9 क्वेश्चन आ गए, तो 8, 9 क्वेश्चन के अंदर भी आपको ज्यादा से ज्यादा 80 सेकंड लगेंगे। 80 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट के अंदर अंदर लगभग आपके सारे सवाल भी बन गए, और बचे हुए सवाल या टाइमिंग के अंदर आप और क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं पेशेंसली, बहुत धीरे धीरे करके। समझ गए बात को? तो आप और सवालों को समय दे सकते हैं यदि आप इसमें टाइम बचाएंगे, यदि इसमें टाइम गवाएंगे तो आगे समय नहीं दे पाएंगे। एक सिंपल सा कंसेप्ट समझना है। अब सवाल क्या कहता है, ये इंपैरेटिव का क्वेश्चन है। मधु कहती है, मधु विनोद को कहती है बेवकूफ, यू डू सच सिली थिंग्स। कहता है कि क्या मूर्खता भरा काम किया है, क्या मूर्खता भरा काम किया है। मधु कहती है विनोद को तुम मूर्ख हो, तुमने क्या मूर्खता भरा काम किया है। ठीक है जी, समझ गए, मूर्खता भरा काम कर दिया, काम खत्म हो गया। तो मधु कॉल्ड विनोद, मधु ने पुकारा है विनोद को मूर्ख।
यहाँ पे दो वाक्य हैं, पहले में वो उसको मूर्ख कह रही है और उसके बाद बात कर रही है, पहले में एक मूर्ख बोल रही है और उसके बाद बात कर रही है। तो अब आपके सामने यदि आया है सवाल तो ध्यान दीजिएगा, मधु सैड विनोद यू फूल यू डू सच सिली थिंग्स, तुमने बहुत बेवकूफी भरा काम किया। तो मधु कोल्ड विनोद अ फूल, पहले उसे क्या पुकारा, तुम मूर्ख हो। एंड सैड फिर से बोली दैट, एंड सैड दैट यू डिड सच अ सिली थिंग्स, यू डिड सच अ सिली थिंग्स, तुमने सच में बहुत मूर्खता भरा काम किया, तुमने सच में बहुत मूर्खता भरा काम किया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ही सैड मैडम, क्वेश्चन है कैन आई यूज योर फोन टू मेक अ अर्जेंट कॉल, कहता है कि मैडम मैं क्या आपका फोन यूज कर सकता हूं कि एक अर्जेंट कॉल करना है, एक बहुत जरूरी कॉल करना है। तो क्या करेंगे, सवाल पूछने के लिए सेट टू का आस्क्ड हर, मैडम को हटा कर लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के लिखेंगे इफ या वेदर, इफ या वेदर में आई किस में बदलेगा, स्पीकर में, स्पीकर क्या है, ही, हेल्पिंग वर्ब आगे जाता है तो कैन का कुड यूज, अब मैडम का फोन यूज करना है ना तो यूज हर फोन टू मेक एन अर्जेंट कॉल। इस प्रकार से जब भी आपके सामने कोई भी कंसेप्ट आएगा, कोई भी कंपोनेंट आएगा, आप उसको सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है। मैं चाहूंगा इसको 10 सेकंड लेके एक बार पढ़िएगा, तभी आपको समय मिलेगा, तभी समझ में आएगा कि क्या सवाल है। ही सैड डियर चाइल्ड, ही सैड डियर चाइल्ड व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क, तुम अपना काम कब खत्म करोगे। इसका आंसर एक बार टैली करके देखना, 10 सेकंड है आपके पास में, 10 सेकंड है आपके पास में। अब सवाल क्या कहता है कि बच्चे से कहता है, प्यारे बच्चे तुम कब अपना काम खत्म करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले सैड को हटा के लिखा गया आस्क्ड हिज चाइल्ड, आस्क हिज चाइल्ड, और क्या लिखा आगे, अफेक्शनेटली, ही आस्क्ड हिज चाइल्ड अफेक्शनेटली, बहुत अफेक्शन के साथ पूछा, बहुत प्रेम प्रसंग के साथ पूछा। क्या प्रेम प्रसंग के साथ पूछा है, व्हेन ही वुड फिनिश हिज वर्क, व्हेन के बाद में यू बदलेगा लिसनर में, लिसनर में क्या है, चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए आया ही, विल का वुड फिनिश हिज वर्क, व्हेन ही वुड फिनिश हिज वर्क। जब आप ऐसे लिखेंगे तो नरेशन के लगभग सारे रूल उखाड़ फेरेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन का पैटर्न, अब बहुत रूल पढ़ा दिए, अब रूल पढ़ाने के बाद में अब सवाल करते हैं वही 10 सेकंड के रूल के अनुसार, 10-10 सेकंड के कंपोनेंट पकड़िए। जब आप हमारे साथ में कंप्लीट सिलेबस लेंगे तो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे एक एक चीज को इस प्रकार से कि एक भी सवाल नहीं फंसेगा, एक भी सवाल नहीं फंसेगा, सारे सवाल आसानी से निपटते जाएंगे, देखते ही सॉल्व होगा 10 सेकंड के अंदर। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो बच्चे को परेशान करेगा, लेकिन 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 बच्चे को परेशान करेगा वो बाद की बात है। अभी पहले क्या करना है, अभी पहले क्या करना है, सवाल करने, सवाल करने हैं। तो देखते हैं क्या सवाल है भाई। पहला सवाल है, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, कहता है ईश्वर करे तुम खूब बढ़ो, खूब जीवन लंबा हो तुम्हारा और तरक्की करो। सैड द ओल्ड लेडी टू हर सन, बूढ़ी महिला अपने बेटे से कहती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बूढ़ी महिला यहां पर जो बच्चे से कह रही है, ये सवाल को पहले पहचानो, पहला इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, डायरेक्ट स्पीच है। दूसरी बात, ये इंपैरेटिव का सेंटेंस है, दूसरी बात ये इंपैरेटिव का सेंटेंस है, दूसरी बात ये इंपैरेटिव का सेंटेंस है। अब पहला पॉइंट हमने समझा क्या कि इंपैरेटिव है, तो इंपैरेटिव है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। इंपैरेटिव है तो जाहिर सी बात है, इंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसे वाक्य, इंपैरेटिव का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहां पे दुआएं बददुआएं दी जाती हैं, ली जाती हैं। ठीक है जी, दुआएं दी जाती हैं, बददुआएं दी जाती हैं। ठीक है जी, इंपैरेटिव के अंदर सैड को हटा करके क्या लिखा जाता है, कहता है सैड को हटा के ब्लेसिंग लिखते हैं, प्रे करते हैं, या फिर क्या करते हैं, विश करते हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे गलत हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कर रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन इंपैरेटिव में नहीं एक्सक्लामेटरी में करते हैं। पहला पॉइंट तो यहाँ पे खत्म हो गया, पहला पॉइंट तो यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अब बाकी सेंटेंस देखते हैं, बाकी सेंटेंस में क्या कहता है, कहता है कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में अपोस्ट्रोफे नहीं है, क्वेश्चन में अपोस्ट्रोफे नहीं है, और दैट का प्रयोग नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, ये भी गलत हो गया। अब दो पॉइंट आ गए कि बूढ़ी महिला ने प्रार्थना करी होती
तो भगवान लिखते, मे गॉड ब्लेस यू लिखते हैं। गॉड का इस्तेमाल नहीं है, तो वो क्या कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। वो क्या कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। पहले आशीर्वाद दे रही है खूब जियो और तरक्की करो, तो खूब जियो एंड प्रेड फॉर हिज क्या है, लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। और ऊपर क्या कहता है, ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन, प्रेड फॉर हर सन, यानी प्रार्थना तो करी, लेकिन किस चीज की प्रार्थना करी, एक तो सवाल यहां अटक गया। प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट, और बोली ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पे प्रेड भी कर दिया और सैड भी कर दिया, दोनों काम बोले ना उसने, खूब जियो और तरक्की करो, तो दो वाक्य हैं तो दो कंसेप्ट लगे। इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन गलत कैसे हो जाएगा वो भी समझना है। नीचे वाला ऑप्शन इस प्रकार से गलत होगा बच्चा, क्योंकि नीचे वाले ऑप्शन में इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कुछ नहीं दिया गया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कुछ भी नहीं दिया गया। जब इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कुछ नहीं दिया गया, ऐसी परिस्थिति में सवाल को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा असंभव हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना भाई। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल क्या है देखते हैं फिर से। द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन। ठीक है जी, ये स्पीकर हो गया, ये ओल्ड वन लिसनर हो गया। आस्क इन्होंने पहले लगा दिया, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव का है, तो रूल क्या लगेगा। सबसे पहला रूल लगेगा कि भाई यहां पर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या वेदर लगता है। पहला सवाल ये ध्यान रखना, द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन, सब में आ रहा है, सब में आ रहा है। ठीक है जी, इतना ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर पढ़िए कि इफ या वेदर को हटाकर कहीं भी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां पे दैट का या किसी और शब्द का प्रयोग हो। यानी कि इसमें दैट का प्रयोग है, असर्टिव के वाक्यों में दैट आता है, और इसमें दैट है नहीं, इफ भी नहीं है, तो ये दो सवाल तो गलत हो गए। बचते हैं दो सवाल। आपको मैंने बताया था कि किसी भी वाक्य में डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और नॉट का प्रयोग नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। लेकिन यहां तो डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा एग्जैक्ट, एब्सोल्यूट, बिना किसी पेन के, बिना किसी हेड के। जब 10 सेकंड में सवाल बनता है तो आंसर करने में मजा आता है। याद है ना, सबसे पहला ही पॉइंट मैंने बताया था, ये रहा पॉइंट, याद होगा मैंने कहा था डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि आ रही है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, नॉट नहीं है, तो डू नॉट हो जाएगा, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और यदि डू डज के साथ नॉट है तो डिड नॉट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बेसिक सवाल आप ध्यान देंगे तो काम बनेगा, काम बनेगा, और बच्चा जरूर बनेगा, 200% बनेगा। आंसर बनाने के लिए सवाल समझना जरूरी है, नियम समझने जरूरी है, तभी काम बनता है। अब सवाल फिर से पढ़ते हैं भाई। सवाल क्या है हमारे पास, आई सैट टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपने दोस्त को बोला गुड मॉर्निंग, और फिर कहता हूं लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। कहता है चलो आज पिकनिक चलते हैं। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर टुडे का टुडे लिखा हुआ है, यहाँ पे टुडे का टुडे लिखा हुआ है, यानी ये तो गलती हो गया, इसको तो पढ़ना ही नहीं हमने। अब जब बात हुई, मैंने अपने दोस्त को बोला गुड मॉर्निंग, तो मैंने बोला नहीं, मैंने विश किया गुड मॉर्निंग, और विश नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब 2 पॉइंट बचे। आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, एक पॉइंट खत्म है। एंड के बाद प्रपोज किया दैट तक दोनों ठीक है, दैट तक दोनों ठीक है। अब यहां पर बच्चा अस है, तो अस को कन्वर्ट करेंगे वी में, अस को कन्वर्ट करेंगे वी में। अब आई सैड टू माई फ्रेंड, स्पीकर जब आई है तो अस बदलेगा स्पीकर में, तो स्पीकर भी फर्स्ट ही बनेगा, तो हमारे पास वी आंसर रहेगा। लेकिन इन्होंने इसको दे में बदल दिया, दे में नहीं आएगा, सही आंसर बनेगा आई विश्ड माई फ्रेंड एंड प्रपोज दैट we should go for a picnic that day, we should go for a picnic that day is the right answer। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब क्वेश्चन बनने लगते हैं, मनोबल हमारा 7वें आसमान पर होता है, धीरे 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 क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जब ऑप्शन बेस पर आते हैं और हम 10 सेकंड में आंसर उड़ा देते हैं, तो आंसर बनाने में मजा भी आता है। याद रखना भाई, सवाल क्या कहता है, ही सैट टू सीता, He said to सीता when do you, do के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। वही वाला सवाल आ गया, when do you intend to pay back the money you borrowed from me। कहता मेरा पैसा कब वापस करोगे जो तुमने मुझसे बोरो किया था, जो पैसा तुम बोरो कर चुके वो वापस कब करोगे। तो सवाल को पढ़ते हैं सबसे पहले। अब सैड टू को बदला आस्क में, इंक्वायर्ड में, ठीक है। लेकिन जब आगे पढ़ा तो हमें पता चला कि भाई डू डज का डिड तो होता ही नहीं है,
हैं। डू डज का डिड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड में बदल जाएगी। नॉट अगर वाक्य में नहीं है तो डू डज का डिड नहीं होगा, नॉट का होना अनिवार्य है। अब नोट का होना अनिवार्य है तो यहाँ पे नोट तो है नहीं, पहली बात तो यहाँ पे नोट तो है नहीं। जब नोट नहीं है तो गड़बड़ है भाई, नोट नहीं है तो डिड नॉट आएगा, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ है तो ये आंसर गलत हो गया भाई, बिल्कुल गलत है, इसको यहीं रोक देंगे, ये रॉन्ग आंसर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। ही आस्क्ड या ही इंक्वायर्ड एवरीबडी सीता व्हेन के बाद में शी इंटेंडेड, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वही आगे बढ़ाएंगे आंसर, नहीं तो हम उसको वहीं काट देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, व्हेन सीता में व्हेन सब में आ रहा है, सीता सब में आ रहा है, व्हेन सीता, लेकिन याद रखना, क्या जब सीता एक बार हमने लिख दिया, जब हमने सीता एक बार लिख दिया तो दोबारा सीता नहीं आएगा, लेकिन पहले तो सीता लिखा ही नहीं इस वाक्य में, पहले तो सीता लिखा ही नहीं, इन्होंने क्वेश्चन के बाद शी को हटा के सीता लिख दिया, तो जब शी को हटा के सीता लिखा तो ये भी गलत हो गया। ये दो आंसर बिल्कुल रॉन्ग है भाई, ये दो आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। अब आगे देखते हैं बच्चे दो आंसर। इंटेंडेड टू पे बैक द मनी, पे बैक द मनी तो कोई परिवर्तन नहीं है। अब बोरोड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसका परिवर्तन होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसका परिवर्तन होगा। ये वही वाला रूल है जो हमने बिल्कुल टर्म में अभी दिखाया था, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप कुछ मत कीजिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए, उत्तर बदल जाएगा। पास्ट टेंस में जो भी परिवर्तन होता है वो सिर्फ एक ही परिवर्तन है, हैड प्लस वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है बच्चे, सवालों को देखते ही तो मनोबल बढ़ेगा, सवालों को देख के ही मनोबल बढ़ेगा, तो सवाल देखते हैं क्या सवाल है भाई। आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि नीचे इन्वर्टेड कॉमा दे रखे हैं और ऊपर इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, यानी ये क्वेश्चन पहली बात इनडायरेक्ट में दे दिया है, और इनडायरेक्ट में दे दिया तो भाई कोई बात नहीं, आप इसको चेंज करना है, चेंज करना है डायरेक्ट में। अब पेपर में दोनों प्रकार के सवाल आते हैं, कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि पेपर में केवल असर्टिव आएगा इंटरोगेटिव नहीं आएगा, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको कोई अलग से आरएनडी करनी है, नहीं भाई, आपके पास में सवाल आएगा चाहे डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए, आपको स्पीच में परिवर्तन करना है। तो स्पीच में परिवर्तन कैसे होगा, तो वो स्पीच में परिवर्तन इस प्रकार होगा, देखते चलिएगा स्पीच में परिवर्तन किस प्रकार होगा वो देखते हैं, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, सवाल है हमारे पास में आई सैड टू हर में सब में सेम आ रहा है, यानी कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अब आई को स्पीकर में बदला तो आई का तो आई ही रहेगा, आई का तो आई ही रहेगा, आई का तो आई रहेगा ना, क्योंकि मैंने उसको चेतावनी दी लड़की को कि मैं तुम्हारा लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, तो मैंने चेतावनी दी, तो यहां पर आई जब स्पीकर में है तो यहां पे आई ही रहेगा, यहां पे यू नहीं होगा, एसओएन वाले नियम में यू नहीं होगा, ही नहीं होगा। ये दो ऑप्शन तो कट गए, ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब दो ऑप्शन बचे, कैन नो लॉन्गर टॉलरेट, टॉलरेट में शी कमिंग लेट नहीं होता है, योर कमिंग लेट होता है। हर है ना, शी का हर पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस है तो योर आएगा। शी हर किस में बदलेगा, हर बदलेगा स्पीकर में, स्पीकर है लड़की तो लड़की को क्या बोलेगा, मैं तुम्हारा लेट आना पसंद नहीं करूंगा, तुम्हारा लेट आना पसंद नहीं करूंगा। जब तुम्हारा लेट आना पसंद नहीं करूंगा तो तुम्हारे के लिए आ जाएगा योर कमिंग लेट, योर कमिंग लेट। इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा सही बनता है। चलिए बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास, ये क्वेश्चन हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्लास की तरफ कहेंगे। तो हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली, सैड द मदर। माता ने बोला तुम कितने तेज हो, कितने बढ़िया बच्चे हो कि तुमने पूरी की पूरी पजल को मिनटों में सेकंडों में सॉल्व कर दिया, मिनटों में सेकंडों में सॉल्व कर दिया। तो सबसे पहला सवाल है कि डायरेक्ट स्पीच में माता तारीफ कर रही है बच्चे की, तारीफ कर रही है बच्चे की, और तारीफ कर रही है तो बच्चा तारीफ करते समय में टोल्ड केवल असर्टिव में आता है, और तारीफ वाले वाक्य तो किस में आएंगे, तारीफ वाले वाक्य तो एक्सक्लामेटरी में आते हैं, और एक्सक्लामेटरी में अगर आएंगे तो फिर ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। बढ़ते हैं बचे हुए सवालों की तरफ, बचे हुए सवालों की तरफ। अब सवाल आता है, एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली नहीं होता, एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन होता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय होता है। फिर भी एक बार को देखते हैं सवाल क्या है भाई, देखते हैं पूरा
एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। द मदर एक्सप्रेस्ड दैट ही वॉज सो क्लेवर टू हैव सॉल्व द पजल क्विकली। ठीक है जी, सो क्लेवर टू हैव सॉल्व द पजल क्विकली, एक आंसर आ गया भाई, इसको हम होल्ड कर देते हैं। दूसरा कहते हैं कि द मदर एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही वाज क्लेवर एनफ टू सॉल्व द पजल क्विकली, कि वो इतना क्लेवर है कि वो पजल को सॉल्व कर रहा है। ये ठीक है, ये गलत हो गया हमारे पास में। तीसरा कहता है द मदर एक्सक्लेम एडमायरिंगली दैट इट वाज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली। टू हैव के बाद सॉल्व आ रहा है और इधर टू हैव के बाद में सॉल्व आ रहा है, इन्होंने टू सॉल्व कर दिया, तो ये ऑप्शन हो गया गलत और इस प्रकार से ए ऑप्शन हो गया सही, क्योंकि क्वेश्चन में टू हैव सॉल्व है, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। और इन्होंने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, हैव का इस्तेमाल एलिमिनेट कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चा आज की क्लास में हमने बेसिक कंपोनेंट्स भी पढ़े। बेसिक कंपोनेंट्स को पढ़ने के साथ साथ हमने इससे संबंधित काफी सारी वो चीजें पढ़ी जो पेपर में काफी कारगर सिद्ध होंगी, लेकिन धीरे 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 सैकड़ों क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी जरूरी है और इस क्लास से संबंधित आगे के कुछ क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे, चिंता नहीं करनी है। एक क्लास और होगी इससे रिलेटेड पजल्स की, जो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।